इस वीडियो में हम देखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के ऊपर आधारित क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस आपके एसबीआई पीओ मेंस में आए थे। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके आईबीपीएस में आते हैं तो आपको इनको कैसे करना है, क्या ये क्वेश्चंस होते हैं, इनका मतलब क्या होता है और यहाँ पे आपसे क्या कंपेयर करने को कहा जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ 2017 के लिए डे 5 है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसको कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ कहा जाता है। मतलब इसमें होता क्या है कि आपको दो क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को, वहाँ पर आपको एक्स और वाई दो वैल्यूज़ के बीच में कंपेरिजन करना होता है। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि आपको दो क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस आपके जो भी टॉपिक्स हैं मिसलेनियस के, चाहे वो एवरेज के हो गए, परसेंटेज के हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, कहीं से भी आपसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और सिंपल सी बात बस इतनी है कि दो क्वेश्चंस रहेंगे, वहाँ पे आपको सेम वैल्यू निकाल करके ये बताना होगा कौन से क्वेश्चन की वैल्यू ज़्यादा है। मतलब Q1 और Q2 दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। कौन ज़्यादा है, बराबर है, कम है, या कोई भी यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, सारी चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे एसबीआई पीओ मेंस में। कुछ लोगों के लिए मेरे ख्याल से ज्योमेट्री काफ़ी कठिन टॉपिक था। जब मैंने अभी वीडियो बनाया था आईबीपीएस पीओ वाला, वहाँ भी मैंने कहा था कि अगर ज्योमेट्री के आप जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको आप समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को आप 1 मिनट से भी कम समय में कर सकते हैं। कुछ लोगों को बात फनी भी लगी थी, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आगे मैं बढ़ूँ क्वेश्चन बताने से पहले कुछ चीज़ें बता दूँ कि अगर आपने ज्योमेट्री के वीडियोस नहीं देखे हैं तो स्टडी स्मार्ट एसएससी करके ही एक मेरा और चैनल है जिस पे जा करके आप देख सकते हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लाभदायक है, क्योंकि वहाँ पे सारे जो एडवांस मैथ के वीडियोज़ हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो, सारे वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं। तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्वांटिटी 1 क्या लिखा गया है, वैल्यू ऑफ ए इफ एस इज एन एक्यूट एंगल एंड पी आर पैरेलल टू क्यू टी। और क्वांटिटी 2 क्या दिया गया है, 25 डिग्री। मतलब क्वांटिटी 2 दे दिया गया है, एंगल की बात कर रहे हैं, वो क्या है 25 डिग्री है। तो आपको यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर देखना है कि वो 25 से ज़्यादा है, कम है, बराबर है, क्या है। और यहाँ पे दिया गया है एस क्या है, एक्यूट एंगल है। अब अगर जिन लोगों ने ज्योमेट्री की प्रैक्टिस की हुई तो उनको इसको सोचने में समय नहीं लगेगा कि इसमें क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कितना टाइम लगेगा। उनको ये पता है कि ये जो एस वाली वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, किसके बराबर होगी, एस वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी ए प्लस 40 डिग्री के ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये जो पूरी वैल्यू आती है ये बाकी के दो कोणों का क्या होता है, योग होता है, एंगल्स का ये सम होता है। कैसे, हम यहाँ से एक और पैरेलल लाइन खींच देते हैं जो इसके पैरेलल ही होगा, तो ये आपका एंगल है जो कि इसके बराबर होगा। ये क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह ये वाला जो ए डिग्री है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये ए प्लस 40 डिग्री हो गया और ये ए हो गया। तो दोनों को ऐड करके आप एस के बराबर कह सकते हैं। अब आपको ये पता है कि एस क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी एंगल आएगा निकल के, एस की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या होगी, 90 डिग्री से छोटी होगी। इतनी बात आपको समझ में आती है कि वो 90 डिग्री से कभी बड़ी नहीं जा सकती, ना तो बराबर हो सकती। बराबर होगी तो राइट एंगल होगा, तो लेस देन इसको आप कह सकते हैं कि क्या होगा, 90 डिग्री। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस 40। ओके, इज लेस देन कितना, 90। 2 कॉमन ले सकते हैं तो a प्लस 20 हो जाएगा। जो कॉमन लेंगे ये इससे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 45। 20 आप उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, लेस देन 45 में से 20 जाएगा 25 डिग्री। तो आपको ये पता चल गया कि a की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिलती है, लेस देन 25 डिग्री। और यहाँ पे क्वांटिटी क्या दी गई है, 25 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी, दूसरी वाली क्वांटिटी क्या होगी, पहली वाली क्वांटिटी से बड़ी होगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, बस वो उसका चुनाव आपको करना है। तो बी वाला ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, अब ये इक्वल भी नहीं है, लेस देन का साइन का मतलब ही क्या है कि 25 से वो छोटा ही होगा। तो अगर ज्योमेट्री के आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पता है तो बड़े आसानी से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये ज्योमेट्री सही है। क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BFDE गिवन ABCD इज अ ट्राइंगल हैविंग AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और क्वांटिटी 2 क्या दिया गया है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल BFDE, ये देखिए BF
डी ई। इसका एरिया निकालना है आपको। तो कैसे निकाल सकते हैं? आपको ये पता है कि ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तो आपको पता है कि जो रेक्टेंगल है उसका जो एरिया होगा उससे तो कम ही होगा। मतलब ये ए बी सी डी पूरा आपका रेक्टेंगल है, आप इतने पार्ट को घटा दीजिए और इतने पार्ट को घटा दीजिए, बाकी जो पार्ट बचेगा वही क्या होगा? एरिया होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ कहते हैं, तो 10 गुणे में 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। देखिए अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या दी गई है? 6, और ए बी की लंबाई कितनी है? 10। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है कि नहीं? क्योंकि रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से इतना पूरे पार्ट का एरिया क्या होगा? तो घटाना है तो माइनस का साइन लगा देते हैं ब्रैकेट में। 1/2 हाइट इंटू बेस, तो हाइट क्या है इसकी? 10, बेस क्या है? 6, तो 10 इंटू 6 कर दिया। तो 2 से काटिए, 5 बार कट गया, 6 पंचे 30। सेम काम आपको इधर भी कर लेना है। ये क्या है आपका? 5 दिया गया और ये कितना है? 10। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 1/2 गुणे में 10 गुणे 5, 2 से काटेंगे 5 25, और ये क्या हो गया? 30। इसको ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? ये 120 और ये 6 गुणे 5 30 और 5 गुणे 5 25 और 30 कितना हो जाएगा? 55। माइनस करने पे आपको आंसर मिलेगा 65, जो कि आपके इस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है। तो इस केस में आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए वाला। क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। अब ये क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए ये आपका मेरे ख्याल से परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है कि 5 men and 5 women आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो वाइल सिटिंग इन अ पार्टी। अच्छा, ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। अरेंजमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि 5 आदमी हैं और 5 औरतें हैं जिनको बैठाना है किसी भी पार्टी में इन अ रो, मतलब किसी पंक्ति में बैठाना है। तो टोटल 10 लोग हैं। क्वांटिटी 1 क्या कहता है, जो कि क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 men and 5 women such that no 2 men or women are adjacent to each other। कि मतलब 5 आदमी और 5 औरतों सबको बैठाना है इस तरीके से कि कोई भी 2 आदमी या फिर कोई भी 2 औरत एकदम एक दूसरे के बगल बगल ना बैठे। मतलब आदमी आदमी एक साथ ना बैठे, औरत औरत एक साथ ना बैठे। तो कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम इसको अगर अरेंजमेंट चाहें तो कैसे कह सकते हैं कि पहले मान लीजिए कि यहाँ पे 10 प्लेसेस हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले प्लेस पे अगर हमने मैन को बैठा दिया तो दूसरे प्लेस पे मैन को नहीं बैठा सकते, फिर क्या होगा? वुमेन को बैठाएंगे, फिर मैन को बैठाएंगे, फिर वुमेन को, फिर मैन को, फिर वुमेन को, फिर मैन को, फिर वुमेन, फिर इसी तरह ये सारे लोग बैठ गए। तो ये अरेंजमेंट होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से कि कोई भी मैन या कोई भी वुमेन एक साथ नहीं बैठा है, मतलब 2 मैन और 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठे हैं। तो अब यहाँ पे अगर आपको देखना हो इस अरेंजमेंट को कैसे करना होगा, परमुटेशन के लिए आपने वीडियो अगर देखा होगा तो मैंने वहाँ पे कोई फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे इस जगह को फिल करना होगा तो बताइए यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं? तो टोटल 5 आदमी हैं तो 5 के 5 खाली हैं। तो यहाँ पे हम इस जगह को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5 में से कोई भी एक जा सकता है। इसी तरह अगर इस वुमेन को हमको फिल करना है तो टोटल कितनी वुमेन्स हैं? 5 वुमेन्स हैं। तो यहाँ पे 5 में से कोई भी वुमेन जा सकती है। तो जी हाँ, सही है। फिर अगर हम मेन पे आ जाएं इस सेकंड नंबर पे, तो बताइए यहाँ पे जो आदमी बैठ गया है अब तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, तो अब टोटल आदमी कितने बचे हैं? 4। तो यहाँ पे कितने आदमी बैठ सकते हैं? 4। सेम वही कहानी वुमेन के लिए भी, जो एक यहाँ बैठ गई यहाँ पे नहीं बैठ सकती, तो ये भी क्या हो गया? 4। फिर मैन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 और वुमेन भी 3। फिर मैन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, तो वुमेन भी 2। फिर एक आदमी जो बचा यहाँ पे और जो वुमेन बची यहाँ पे। तो अगर आप देखिए इस अरेंजमेंट को, तो मैन को बैठाने का टोटल तरीका कितना हो सकता है? तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, ये वाला है 1। तो हम कह सकते हैं क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल। सेम यही कहानी वुमेन के लिए है कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो ये भी क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल, ये आपका आ गया अरेंजमेंट इस तरीके से बैठाने का। लेकिन इसका सिर्फ एक तरीका यही नहीं हो सकता है। इसका एक तरीका क्या हो सकता है कि पहले हम, ऐसा तो कहा नहीं गया कि सबसे पहले मैन ही बैठेगा, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले वुमेन को बैठा दें, फिर मैन को बैठाएं, फिर वुमेन को बैठाएं। तो इस केस में मैन आखिरी में आएगा। तो एक तरीका ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें भी क्या होगा? वो अरेंजमेंट तो वही होगा, 5 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल। और इधर से भी अरेंजमेंट क्या हो? 5 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल। मतलब यही अरेंजमेंट का क्या हो गया है? 2 बार आप गुणा कर लीजिए। तो एकदम उसी तरह है जैसे अगर मैं कहूँ 5 और 5 को आपको जोड़ना है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 5 को 2 बार गुणा कर लीजिए, सेम आंसर आएगा। तो 5 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल प्लस में 5 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल करने के बजाय आप इनको दोनों को गुणा कर लीजिए, सेम रिजल्ट आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में होगा, ईजी है।
दूसरा जो क्वांटिटी है क्या कहती है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 men एंड 5 women सच दैट ऑल men सिट्स टुगेदर। अब इस तरह के क्वेश्चन भी हमने किए थे, जैसे लिखा रहेगा इक्वेशन, तो कहेंगे बताइए कि सारे वॉवल्स एक साथ आएँ तो कैसे अरेंजमेंट होगा, या सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आएँ तो कैसे अरेंजमेंट होगा। वो सब आपने अगर देखा होगा तो ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रोबेबिलिटी की वीडियोस देख लीजिए शुरुआत से, जो मैंने दी हुई हैं। आपको हर एक चीज़ बहुत आसानी से समझ में आएगी, कोई भी फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कह रहे हैं कि अगर सारे के सारे मेन एक साथ बैठे तो कितने तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है। तो क्वांटिटी 1 का आंसर तो ये आ गया। क्वांटिटी 2 का आंसर क्या है कि मान लीजिए सारे मेन को एक तरह से मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। ये सारे के सारे मेन हो गए, 1 2 3 4, ये 5 के पाँचों ये मेन अरेंज हो गए। तो उसके बाद बचेगा कौन, सारी की सारी वुमेन्स बचेंगी। तो सारी की सारी वुमेन्स को हम यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि वुमेन्स के अरेंजमेंट की बात नहीं की गई है, केवल मेन की बात की गई है। तो ये किस तरीके का अरेंजमेंट होगा, देखिए कि यहाँ पे जो एक साथ है ये तो अपना एक क्या करेगा, ये आपका जैसे एक अलग तरीके का आपका बॉक्स बन गया, केवल ये एक को स्टैंड करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट हमको फॉलो नहीं करना है कि कौन सी वुमेन किधर होगी, इसको हमको रखने की जरूरत नहीं है, केवल मैन की बात की गई है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो टोटल कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, तो टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कितने मैन आ सकते हैं 5, यहाँ पे कितना आ सकता है 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। वैसे भी कह सकते हैं कि इस अरेंजमेंट को अपने आप में, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि ये वाला मैन यहाँ पे है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमेशा यही वाला मैन यहाँ पे होगा, क्योंकि आदमी तो अलग अलग होंगे। तो हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा अंदरूनी तौर पर भी। तो ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल टाइम्स अरेंज हो सकता है। लेकिन इस पूरे अरेंजमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 5 तो ये हो गया। एक जगह आपके लिए ये खाली है जहाँ पे वुमेन्स का अरेंजमेंट होगा, जिसके लिए आपके कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, तो इसको भी आपको एक के तौर पे काउंट करना होगा। तो 5 1 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होगा। अब दोनों क्वांटिटीज़ को अगर आप कंपेयर करिए तो आपको क्या समझ में आएगा कौन सी क्वांटिटी बड़ी है। तो अगर आपको यहाँ से समझना है, क्योंकि यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल है, तो जस्ट सिंपल ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम इसको 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल के टर्म में तोड़ लें। तो ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, अगर 6 फैक्टोरियल में मैं 6 बाहर निकाल लूँ तो क्या बचेगा 5 फैक्टोरियल, और गुणे में क्या हो जाएगा 6। मतलब ये देखिए ये दोनों चीज़ें इन दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है 6 का गुणा हो रहा है। तो कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला आपका सही होगा। क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है देयर आर 63 कार्ड्स इन अ बॉक्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 63, एवरी कार्ड इज नंबर्ड विथ 1 नंबर। मतलब 1 से लेकर के 63 तक कार्ड हैं और सारे कार्ड पे 1 से लेकर 63 तक नंबर लिखे हुए हैं। मतलब कोई भी रिपीटिशन नहीं है, मतलब एक अगर किसी कार्ड पे 1 लिख गया तो दूसरे पे 2 होगा, किसी पे 4 होगा, रिपीट नहीं होगा, लेकिन 1 से 63 तक यहाँ पे नंबर्स हैं। फिर क्वांटिटी 1 यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ कार्ड whose digits if interchanged result in number which is 64 more than the number picked up। अच्छा, कह रहे हैं कि कोई भी एक कार्ड अगर हम पिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बता रहे हैं कि अगर उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, उस कार्ड की डिजिट्स को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो वो पहले वाले नंबर से 36 ज़्यादा है। ओके, तो किसी भी नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट में अगर हम माने तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। अगर हम यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का कॉन्सेप्ट फॉलो करें हम उसको ऐसे लिखते हैं कि 10x + y, मान लेते हैं वो नंबर क्या है 10x + y। ओके, मतलब जैसे अगर 52 लिखना है मुझे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 + 50 ऐसे ही, या फिर आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि 5 × 10 + 2, तो ये 50 + 2 और ये 52 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं जो नंबर्स हैं ये हमको पता नहीं है कि कौन सा नंबर है, तो मान लेते हैं कि दाहिनी वाले नंबर पे क्या है 10x और ये क्या है y। अब आपको पता है कि अगर इस नंबर को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब इंटरचेंज करें तो ये क्या हो जाएगा 10y + x, तो क्या हो जाएगा ये पहले वाले से क्या हो जाएगा 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप दोनों को घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 36 के बराबर होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि 8 जो है वो 12 से 4 कम है या 12 8 से 4 ज़्यादा है, तो अगर मुझे समझना है कि क्या है तो आप इन दोनों को घटा लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 4। तो वही काम यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो दोनों को आप घटा लीजिए तो ये क्या मिल जाएगा 10x में से 1x चला जाएगा, क्या बचेगा 9x, और यहाँ पे y में से 9y चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा -9y, बराबर में क्या हो जाएगा 36। तो x - y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4।
ये आपको पता चल गया इक्वेशन 1, x माइनस वाई बराबर में 4। मतलब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे आपको बस दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका डिफरेंस क्या आ रहा हो, 4 आ रहा हो। जैसे क्या कह सकते हैं, जैसे डिफरेंस 4 आने के लिए हम कह सकते हैं जैसे 0 4, तो 0 एक नंबर है, दूसरा नंबर क्या है 4, x और y का डिफरेंस क्या आ रहा है 4। और दूसरा नंबर क्या हो सकता है जिसमें 4 आए डिफरेंस, जैसे हो सकता है 15, तो 15 में क्या है 5 और 4, इनका डिफरेंस कितना है 4। और आपको अब इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे लिख लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या रहा हो, 4 आ रहा हो। बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। अब आपको सारे नंबर अगर फाइंड करने हैं तो उसका ऐसा तरीका नहीं कि आप 1 से लेकर के 63 तक हर एक नंबर को चेक करेंगे, उसका बड़ा आसान तरीका है। जैसे अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ, 0 से 9 के बीच में, तो करना कुछ नहीं, 0 से अगर मैं स्टार्ट करूँ इसमें 4 जोड़ दूंगा, जो नंबर आएगा वही यहाँ पे होगा। तो 0 में 4 जोड़ूंगा 4 ही आएगा। फिर दहाई में आ जाएंगे, 1 में आ जाएंगे, 1 से 20 तक, तो 1 में प्लस 4 कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा 5, तो मतलब ये 15वां नंबर होगा। इसी तरह अगर 2 में आए तो 2 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 26, तो ये क्या हो जाएगा 26। इनका भी डिफरेंस कितना गया 4। फिर अगर मैं 3 में आऊँ, 3 में 4 ऐड करूँगा 37 मिल जाएगा, तो ये 37 हो गया, इसका भी डिफरेंस कितना 4। 4 में आऊँ अगर तो 4 में 4 ऐड करूँगा 48 हो जाएगा, तो इसमें भी डिफरेंस कितना है 4। फिर 5 में आऊँ तो 5 में 4 ऐड करूँगा तो कितना मिल जाएगा 9, तो ये कितना हो गया 59, इसमें भी डिफरेंस 4। फिर अगर मैं 6 पे जाता हूँ तो अब आगे मुझे कोई नंबर ऐसा नहीं, मतलब 4 ऐड करूँगा उसमें तो 70 तक पहुँच जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 63 तक कार्ड हैं, तो अब कोई भी फर्दर नंबर नहीं है जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो 4 यहाँ पे आए। तो कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि इन्हीं 6 नंबर्स में से कोई कार्ड आप निकालेंगे। तो इसको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या होता है, जितना आपने निकाला है, जो गेसिंग नंबर्स हैं कितने 6, टोटल कार्ड्स कितने हैं 63, तो ये कितना गया 6/63। ओके। फिर दूसरी क्वांटिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ कार्ड द नंबर प्रिंटेड ऑन विच इज मल्टीपल ऑफ 8 बट नॉट ऑफ 16। कह रहे हैं कि 8 का मल्टीपल तो होगा लेकिन 16 का मल्टीपल नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है कि आप 16 के मल्टीपल देख लीजिए 63 तक कितने मिलते हैं, तो 16 खुद में ही है, फिर 16 दूनी 32, 16 तीन 48 और 16 को चौको 64 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे फिट नहीं होगा। तो अब अगर आप 8 को लेकर के देखें कि 8 के 64 तक या 63 तक कितने मल्टीपल्स होंगे, तो 8 गुणे 8 कितना होता है 64, तो मतलब 7 मल्टीपल ही मिलेंगे। और उन 7 में से इन 3 को आप घटा दीजिए क्योंकि ये 16 में आ रहे हैं, तो कितने मल्टीपल बच जाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 4 बटे में टोटल कितने कार्ड्स हैं 63। बस यही आपको करना है। अब बताइए कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, 6/63 या फिर 4/63। तो आपको समझ में आएगा डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है लेकिन न्यूमरेटर इसका बड़ा है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर भी बड़ा, तो ये वाला आपका बड़ा होगा। तो क्वांटिटी 1 इसमें क्या होगी, बड़ी होगी। क्वांटिटी 2 से इसे आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी भी आसान है आपके लिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कोई कठिन काम नहीं है जिसको आपको लेकर के बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, सही तरीका अगर पता है आपको तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप के ऊपर आधारित है। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में है, देखने में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो, वरना प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको ये जरूरी नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन को ही करें, क्वेश्चन को छोड़ने का तरीका भी आपको आना चाहिए जिससे आप और अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ABC इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, ए इन्वेस्टेड ₹3,000 एट द स्टार्ट। कि ABC 3 लोग हैं जो किसी पार्टनरशिप में इंटर होते हैं और ए इन्वेस्ट करता है 3,000 रुपये शुरुआत में। फिर है कि बी इन्वेस्टेड मोर देन 33:1/3% दैट इन्वेस्टेड बाई ए, और बी कितना इन्वेस्ट करता है ए से 33×1/3% ज़्यादा, जितना ए ने इन्वेस्ट किया है उससे इतना रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो ए का पता है कितना इन्वेस्टमेंट है, तो उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि बी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा। एंड सी इन्वेस्टेड द एवरेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाई ए एंड बी। अब ए और बी का एवरेज निकाल लीजिए, उतना सी ने इन्वेस्ट किया है। तो हम यहाँ पे 3 कॉलम ऐसे बना सकते हैं कि ए, ये बी और ये सी, तीनों ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया है ये हमको समझ में आएगा। तो ए ने कितना किया है शुरुआत में 3,000 रुपये, और बी ने कितना इन्वेस्ट किया है ए से 33:1/3%। तो 33:1/3% अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 1/3 पार्ट होगा। तो मतलब ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 3,000, तो 3,000 का 1/3 निकालेंगे कितना का 1,000, मतलब 1,000 रुपये बी ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो आप इसको कह सकते हैं कि बी ने कितना किया है 4,000 रुपये। और सी ने क्या किया है कि ए और बी का एवरेज, तो 4 3 7, 7 में से 2 का भाग देंगे कितना का 3.5, तो बी ने कितना किया है 3,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट। अब आगे पढ़िए क्या कहते हैं, आफ्टर 4 months ए विड्रॉ 40% ऑफ हिज अमाउंट। अब कह रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है 3,000 का, मतलब केवल 4 महीनों तक ही चला है, तो आप इसको क्या कर दीजिए 4 से गुणा कर दीजिए। फिर क्या करें कि 4 महीनों के बाद ए ने क्या किया
40% अमाउंट अपना क्या किया, निकाल लिया, मतलब विड्रॉ कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो अगर आप 3000 का 40% निकालें तो कितना बचेगा, केवल 60% अमाउंट बचेगा। तो 3000 का 60% निकालिए, कितना आ जाएगा, 6 × 18 कितना गया, 1800 रुपये। तो अब 1800 रुपये ही ए ने आगे लगाए हुए हैं। फिर हम देखें बी ने क्या किया 4 महीनों के बाद, क्योंकि जो 4 महीने हैं, अगर यहाँ पे आगे कुछ लिखा नहीं हुआ बी के लिए तो वही 4 महीने सबके लिए होगा, क्योंकि आफ्टर 4 मंथ्स के बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से सबके लिए अप्लाई होगा। फिर कह रहे हैं कि बी डबल्ड हिज अमाउंट एंड सी इंक्रीज हिज अमाउंट बाय 20%। अच्छा, बी ने क्या किया है, मतलब ये भी 4 महीने तक लगा है, तो बी ने अपना अमाउंट डबल कर दिया, 4000 से अब क्या कर दिया, 8000 लगा दिया। और सी ने क्या किया, 4 महीनों के बाद अपने अमाउंट को 20% इंक्रीज कर दिया। तो 20% इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अगर आप 3500 का 20% निकालें या 3.5 को 2 से गुणा कर दें तो कितना मिलेगा, 700 मिल जाएगा। 3500 का 20% कितना आएगा, 700। तो 3500 में 700 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 4200। देखिए मैंने कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया, केवल ओरली आपको कैलकुलेट करके बताता चल रहा हूँ, यही आपको भी आना चाहिए। फिर आगे पढ़ते हैं क्या है, आफ्टर अनदर 4 मंथ्स। तो मतलब ये सारा जो अमाउंट है कहाँ तक चला है, 5 महीनों तक आपका चला है। ये भी 5 महीने, ये भी 5 महीने और ये भी 5 महीने। लिखा हुआ है बी गॉट अवे फ्रॉम द पार्टनरशिप, मतलब बी ने केवल अब जितना 5 महीने ये चला उसके बाद बी इस पार्टनरशिप से अपना पैसा वगैरह जो भी था, प्रॉफिट वगैरह लेकर के निकल गया। एंड ए डबल्ड हिज अमाउंट, और ए ने अपना अमाउंट क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब ये कितना हो गया, 3600। वाइल सी मेंटेन्ड हिज अमाउंट, और सी ने क्या किया, अपना अमाउंट मेंटेन किया, मतलब वो 4200 रुपये तक ही अपना रहा। लिखा हुआ है प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज 6,77,000 की प्रॉफिट कितना था, 6,77,000 एंड प्रॉफिट वॉज शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, और प्रॉफिट को उनके इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो में बांटा गया है। तो आपसे क्वांटिटी में पूछा क्या गया है, क्वांटिटी 1 में क्या रखी गई है बात कि प्रॉफिट अर्न बाय सी ने जितना प्रॉफिट अर्न किया है, एवरेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय ए बी सी टुगेदर, इनसे क्या कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि उनका जो प्रॉफिट का रेशियो था वो कैसा था। तो इसके लिए हमको क्या ये समझ में आया कि ये जो 3600 है एट द एंड ऑफ द ईयर की बात किया गया है, मतलब ये पूरा 12 महीने चला होगा। तो 5 4 9 और ये 3600 3 महीने तक चला होगा, बी तो चला ही गया है। और ये 4200 कितना चला होगा, 3 महीने तक। अब सबके अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे टाइम के साथ साथ, तो आपको यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा। तो ए के लिए अगर मैं अमाउंट टोटल कैलकुलेट करूँ कितना आ जाएगा, 4 × 12 18 × 5 = 90, 12 और 90 कितना हो जाएगा, 21000, और 36 × 3 कितना होता है, 10,800। तो 21,000 में 10,800 आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 31,800। तो ए का टोटल अमाउंट आ गया। बी का टोटल अमाउंट कितना ये हो जाएगा, 4 × 4 16,000 और 8 × 5 40, 40 में आप 16,000 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 56,000। तो बी का अमाउंट कितना आ गया, 56,000। ठीक है। सी के लिए अगर हम अमाउंट जोड़ें कितना है, 35 × 4 करेंगे कितना मिल जाएगा, 14,000। अब 42 × में 5 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 21,000। 21,000 और ये 42 × में 3, ये सब आपको मेरे ख्याल से ओरली समझ में आ रहा होगा, मतलब इसमें कोई भी ऐसा कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है जिसको लेकर के आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे। ये 3.5 समझ लीजिए, 3.5 को आप 2 बार गुणा करते हैं 7 मिलता है, 7 को फिर से डबल कर दिए 14 मिल गया, तो वहीं से 14,000 लिखा। 42 × में 5 मतलब 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 21,000। और 42 × 3 आपको करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 12,600। तो टोटल ये कितना आया, एक तो ये आ गया 14,000, ये आ गया प्लस में 21,000, और ये आ गया आपका कितना, 12,600। ऐड कर लीजिए, 14 में आप 21 जोड़ेंगे, 14 में आप 21 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 35,000। 35,000 में आप 12,600 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 47,600। ठीक है, 47,600। अब आपको इन तीनों का रेशियो निकालना है, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इनमें कुछ और कॉमन है जिससे ये कट सकते हैं, तो 2 से काट के देख लीजिए, मेरे ख्याल से कट जाने चाहिए 2 से। तो कितनी बार में कटेगा ये, 2 से एक बार जाएगा, 2 × 1 2, 2 × 5 10, 2 × 9 18। फिर ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 × 8 16। ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16। कितना आ गया, ये 159 आ गया। ये 280 है, 238, और ये 159 आ गया। तो अब मेरे ख्याल से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता है, क्योंकि अगर देखिए 3 है तो यहाँ पे 28 है, 3 से कटेगा नहीं। तो इसको आप रखिए क्या है, 159 / 280 / 238। और आपको क्वांटिटी 1 में प्रॉफिट निकालना है, सी का कितना है। तो कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, बड़ा आसान है कि यहाँ पे सी का इन्वेस्टमेंट वाला रेशियो कितना है, 238। तो 238 हम रखेंगे ऊपर, और नीचे क्या रखेंगे बटे में, इन तीनों का सम। तो सम कर लेते हैं, 9 8 कितना हो जाएगा, 17, 7 आ गया।
8 5 13, 13 3 16, 16 1 17, ये आ गया। फिर कितना गया, 2 1 3, 3 2 5 1 6, 677। और गुणे में टोटल प्रॉफिट कितना है, 6,77,000। ठीक है, तो अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, तो देखिए 670 तो इसको डायरेक्ट ही कट देगा, तो एक बार कट गया तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 2,38,000। ये आपका आ गया टोटल प्रॉफिट किसके लिए, सी के लिए। अब हमको क्वांटिटी 1 की वैल्यू तो पता चल गई, क्वांटिटी 2 की वैल्यू क्या है कि जितना भी एवरेज प्रॉफिट है तीनों का वो निकाल लीजिए। तो मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस 6,77,000 जो है उसको आपको 3 से भाग दे देना है। तो कितनी बार जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, फिर ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 2 बार। तो अब यहीं से आप समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, 2,38,000, और ये आपका कितना आ गया, 22 आ गया। तो यहीं से आपको समझ, पूरा काटने की भी जरूरत नहीं है, आपको यहीं समझ में आ गया कि ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, आपकी बड़ी होगी। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए एकदम सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपके सामने ये 5 क्वेश्चंस मैं लेके आया हुआ था। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए, और अभी तक आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपको जो भी वीडियोज़ मैं डालूंगा उन सब का नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिलता रहेगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।